नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात इटली के जेनिक सिनर का मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकस से होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय महिला क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत ने दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में 20 पदक पक्के किए और प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज साउथहैम्पटन में बर्नले को 3-2 से हराया। एक अन्य मैच में लिवरपूल ने आर्सेनल को 3-0 से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। और सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आज रात हो रहा है। इस मुकाबले में इटली के जेनिक सिनर और ह्यूबर्ट हरकस खिताबी चुनौती पेश करेंगे और इसके साथ ही जहां तक ये मुकाबला है, इस मुकाबले में जेनिक सिनर एक बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं। और किस तरह से आप देखती हैं इस मुकाबले को? देखिए, ट्यून अप इवेंट है और सीजन शुरू होने वाला है। लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, तो जितना यंग खिलाड़ियों को मौका मिले उतना ही ज्यादा अच्छा है और जितने नई चुनौतियां आए उतना ज्यादा अच्छा है। भले ही बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जीत हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है और जितना जीतेंगे उतना बड़े खिलाड़ियों से और सामने मुकाबला करने का आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस चीज को लेके। जी हाँ, और क्या कुछ चल रहा है मियामी ओपन में जानते हैं हमारे सहयोगी अतहर सईद से। मायामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात इटली के जेनिक सिनर का मुकाबला पोलैंड के 26वीं वरीयता प्राप्त हर्बर्ट हरकुस से होगा। पूर्व जूनियर स्कीइंग चैंपियन सिनर इस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने एटीपी मियामी मास्टर्स के 36 साल के इतिहास में जोकोविच, नडाल और आंद्रे अगासी की बराबरी भी कर ली है। अपने करियर का सिर्फ तीसरा मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट खेल रहे इटली के इस 19 वर्षीय खिलाड़ी ने 7वीं वरीयता प्राप्त स्पेन के अनुभवी खिलाड़ी रॉबर्टो बातिस्ता आगुट को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। टेनिस की दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मायामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीत ली है। बार्टी ने फाइनल में कनाडा की बिनाका एंड्रेस्कू को हराकर खिताब अपने नाम किया। चोट के कारण बिनाका को मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा। बिनाका ने 2019 यूएस ओपन जीतने के बाद से 2020 में कोई मैच नहीं खेला। उधर पुरुष डबल्स का खिताब क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविक की जोड़ी ने जीत लिया है। इस जोड़ी ने फाइनल में ब्रिटेन के डैन इवांस और नील स्कुप्सकी को हराया। महिला डबल्स में आज रात जापान की इना शिबाहारा और शुको आयोयामा की जोड़ी का मुकाबला ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और अमेरिका की हेले कार्टर की जोड़ी से होगा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, जैसा कि उत्तरा इस रिपोर्ट में भी हमने देखा कि किस तरीके से ये मैच जो है, जो जूनियर स्कीइंग चैंपियन सिनर जो है पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और अगर 36 साल के इतिहास की बात की जाए तो उन्होंने जोकोविच, नडाल और आंद्रे अगासी की भी बराबरी कर ली है। और इससे ये भी समझ आता है कि जब हम भारतीय खेलों की बात करें तो हमें और कितना ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी 30-32 साल में जो हमारे चैंपियंस हैं वो 40-45 साल में हमारे चैंपियंस हैं जिनको चैलेंज करने के लिए कोई हमें मिल नहीं रहा है उनका रिप्लेसमेंट। तो इसी से समझ आता है कि दुनिया में स्पोर्ट्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें और कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। और जी हाँ, और अगर हम महिला टेनिस की बात करें तो उस महिला सिंगल्स में जो एशले बार्टी ने जिस तरह से मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपना पूरा प्रदर्शन किया, तो दुनिया की वो नंबर 1 खिलाड़ी है, उसको तो उन्होंने प्रूफ किया ही है। और हालांकि फाइनल में जिस तरीके से बिनाका एंड्रेस्क्यू को चोट लग गई और चोट लगने के कारण उन्हें जो खिताबी मुकाबला था उसमें बीच से ही उसे छोड़ना पड़ा, बट कहीं ना कहीं जो बार्टी का जो अपना अंदाज है, जो उनकी शैली है, वो उनको
मतलब उसकी वजह से उन्होंने खिताब पर कब्जा किया। और मुझे लगता है उनके लिए जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि लोगों के सवाल उठ रहे थे कि वो नंबर 1 क्यों हैं, जबकि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी होम टूर्नामेंट में अपने वो जीत नहीं पाई थी और ओसाका नंबर 2 पे हैं। तो ये सवाल पूछा जा रहा था कि बार्टी क्यों नंबर 1 पे है। तो बात सिर्फ पोजीशन की नहीं है, बात अपनी आप को प्रूव करने की है कि अगर आप एक टूर्नामेंट हारते हैं तो जब सवाल उठते हैं तो उनको कैसे बंद किया जाए। तो ये जीत मेरे ख्याल से उनके लिए पर्सनली भी बहुत जरूरी थी, ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि एक टूर्नामेंट हारने या जीतने से आपका टैलेंट या आपका लेवल जो है या जो आपकी परफॉर्मेंस है वो खत्म नहीं हो जाती है। बिल्कुल। और अगर महिला डबल्स की बात करें तो आज जापान की इना शिबिहारा और शुको आओयामा की जोड़ी का मुकाबला ब्राजील की लुइसा स्टेफेनी और अमेरिका की हेले कार्टर की जोड़ी से होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं। क्रिकेट की ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की ओडीआई महिला क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एलिसा हिली ने 65, एलिसा पेरी ने नाबाद 56 और एशले गार्डनर ने नाबाद 53 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं मेगन शूट ने बेहतरीन गेंदबाजी की और 32 रन देकर 4 विकेट लिए और इस जीत में अहम भूमिका अदा की। 3 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की अब बढ़त बना ली है। इसके साथ ही इसमें कुछ रिकॉर्ड्स भी बने हैं, जो बता रही हैं हमारी सहयोगी मनीषा खन्ना। ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने लगातार 22 वनडे जीतने के साथ ही क्रिकेट जगत में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। साथ ही मैग लैनिंग ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कप्तान भी बन गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने हमवतन पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम को पिछली बार 29 अक्टूबर 2017 को हार का सामना करना पड़ा था, तब इंग्लैंड ने उसे 20 रन से हराया था। इससे पहले रिकी पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम ने लगातार 21 वनडे जीते थे। उन्होंने ये सभी मैच जनवरी से मई 2003 के बीच यानी करीब 5 महीने में जीते थे, जबकि महिला टीम ने करीब 41 महीनों में 22 मैच जीते। देखना दिलचस्प होगा कि बाकी दोनों मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया अपना अजय अभियान जारी रख पाती है या नहीं। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैड। जी हां, अगर कोई भी टीम 22 लगातार ओडीआई मैच जीतती है तो कितनी बड़ी सफलता मानती हो आप? देखिए, प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कम से कम ये है कि जब क्रिकेट की बात होती है तो सिर्फ पुरुष क्रिकेट की बात होती है। एक तरह से ये माना जाता है कि जो महिला क्रिकेट है वो सेकेंडरी हो जाता है और वो एक क्रिकेट है नहीं, वो कोई और खेल है। लेकिन जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो ये आपको याद दिलाया जाता है कि रिकॉर्ड जो होते हैं वो महिला या पुरुष देख के नहीं बनते हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को देना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी हैं जिनका बहुत मेन रोल रहा है इस जीत में, चाहे वो पेरी हो या हीली हो या मेगन शूट हो या मैग लैनिंग हो, ये सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कम से कम पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से साथ में खेल रही हैं। एक कोर टीम है जिसमें इन्वेस्ट किया गया है लगातार। उनको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो पुरुष ऑस्ट्रेलियन टीम को मिलती हैं। उनको खेलने को एक्सपोजर मिलता है। अगर आप इनका जो 22 मैचेस का रिकॉर्ड है, जो सीरीज जीती हैं सारी इन्होंने, वो अगर आप उठा के देखें तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टीम के साथ है। उसमें भारत है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, न्यूजीलैंड है, हर टीम के साथ उन्होंने परफॉर्म किया और हर टीम के साथ वो जीते हैं और हर जगह जीते हैं दुनिया में। तो जब इस तरह का परफॉर्मेंस होता है तो कहीं ना कहीं आपको ये याद दिलाया जाता है कि जब क्रिकेट हो तो वो महिला क्रिकेट या पुरुष क्रिकेट नहीं होता है, वो सिर्फ खेल होता है। इसके बीच में मैं एक चीज और अभी यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी। आज नेशनल वनडे टूर्नामेंट हुआ है महिलाओं का देश में, जो रेलवेज ने 12वीं बार जीता है 14 में से टोटल। तो एक तो इससे ये पता चलता है कि रेलवेज अगर ना हो तो भारत में वुमेन्स स्पोर्ट्स खत्म हो जाएं, तो ये रेलवेज का क्रेडिट है। दूसरी चीज ये है कि इससे ये समझ आता है कि इससे पहले जो महिला टीम साउथ अफ्रीका के साथ खेली थी अभी हमारी, वो 1.5 साल के बाद कुछ इंटरनेशनल खेल रही थी और इस 1.5 साल के बीच में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसने जाने कितनी सीरीज जीत ली थी, महिला टीम ने जाने कितने मैचेस जीत लिए थे जो इस पूरे रिकॉर्ड का हिस्सा बने हैं। तो जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने खिलाड़ियों को वो फैसिलिटीज नहीं देंगे, जब तक आप उनमें वो फेथ नहीं दिखाएंगे कि वो कर सकते हैं, तब तक
आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी टीम भी, चाहे वो महिला क्रिकेट की हो या कोई भी महिला टीम हो, वो उस लेवल पे जाके खड़ी होगी जहां पे इंटरनेशनली उनको एक अच्छा कॉम्पिटिटर माना जाए। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो अब आगे आने वाले मैच हैं वो और भी दिलचस्प होंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो श्रृंखला में अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 की बढ़त बनाई हुई है, अभी बाकी 2 मैच खेले जाने बाकी हैं। बात करते हैं बैडमिंटन की। भारत ने दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में अपने 20 पदक पक्के कर लिए हैं। विश्व चैंपियन प्रमोद भगत, पलक कोहली और प्रेम कुमार की अगुवाई में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में 20 पदक पक्के किए। भगत ने इंडोनेशिया के उकुन रुकेंदी को हराया। फिर उन्होंने मनोज सरकार के साथ डबल्स फाइनल में जगह पक्की की। मनोज सरकार के साथ ही सुकांत कदम, नितेश कुमार, कृष्णा नागर और मानसी जोशी तथा प्रेम कुमार ने भी फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्रेम कुमार इसके साथ ही अबू हुबैदा के साथ डबल्स के फाइनल में भी पहुंच गए हैं। तो भारतीय खिलाड़ियों का जो जलवा है वो दुबई पैरा बैडमिंटन में देखने को मिल रहा है और 20 पदक पक्के करना एक छोटी बात नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ूंगी कि 21 पदक आ गए हैं। आज शायद लास्ट डे था, तो टोटल 21 पदक जीते हैं भारतीय टीम ने, तो वो 20 से और एक ज्यादा ही है। जी बिल्कुल, तो और ज्यादा अच्छी बात है और बहुत बहुत बड़ी बात है, खास करके जब हम देखें जैसे महिला और पुरुष क्रिकेट की मैंने बात कही थी, वैसे ही जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि ओलंपिक्स के ठीक बाद पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं। तो उसके हिसाब से जितने भी हमारे पैरा के खिलाड़ी हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा अपने आप को प्रूव करने का। हालांकि इसमें चाहे वो मानसी जोशी हो या प्रमोद भगत हो, ये ऑलरेडी वर्ल्ड में वर्ल्ड चैंपियंस और वर्ल्ड नंबर 1, 2 बिल्कुल टॉप पे रह चुके हैं और जीत चुके हैं। लेकिन ओलंपिक्स एक अलग चीज होती है और जब वो पैरालंपिक्स होती हैं तो उनकी वैल्यू कम नहीं हो जाती। तो इन खिलाड़ियों के लिए पैरालंपिक्स के हिसाब से मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। और 21 पदक पक्के करना वो कहीं ना कहीं जो भारतीय पैरा बैडमिंटन है उसकी उपलब्धि को दर्शाता है। बिल्कुल, और ये और ऐसा नहीं है कि किसी एक की बदौलत आया है। ये मेंस में आया है, विमेंस में आया है, सिंगल्स में आया है, डबल्स में आया है। हर कैटेगरी में आपके जब मेडल आते हैं तो इससे आपको पता चलता है कि आपका जो बेस है, जो आपके खिलाड़ियों का पूल है, वो कितना बड़ा है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारतीय खिलाड़ियों की। बात करते हैं गोल्फ की। भारतीय गोल्फर अनिबार्न लाहिड़ी टेक्सास गोल्फ ओपन में शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में हमारे सहयोगी धर्मेंद्र की ये रिपोर्ट। स्टार गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी ने दूसरे दौर में 3 अंडर 69 का कार्ड खेला, जिससे वे वॉलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन में संयुक्त 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लाहिड़ी ने दूसरे होल में बर्डी बनाई और फिर अंतिम 9 होल में 3 बर्डी बनाने के साथ 3 बॉगी की, लेकिन इस बीच वो 14वें होल में ईगल जमाने में भी सफल रहे, जिससे 2 दिन के बाद उनका स्कोर 4 अंडर 140 है। लाहिड़ी अभी शीर्ष पर चल रहे कैमरन ट्रिगल से 5 शॉट पीछे हैं। ट्रिगल ने 13वें से 17वें होल तक लगातार 5 बर्डी बनाई। वो जॉर्डन स्पीथ से 2 शॉट आगे हैं। स्पीथ इंग्लैंड के मैट वॉलेस के साथ संयुक्त दूसरे स्थान पर हैं। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैंप। जी हाँ, तो अनिबार्न लाहिड़ी ने जिस तरह से दूसरे दौर में 3 अंडर 69 का कार्ड खेला, तो ये संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानती हूँ। बिल्कुल, टॉप 10 उस लेवल पे किसी भी टूर्नामेंट में टॉप 10 में अगर आप हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि अभी 2 ही दिन हुए हैं और गोल्फ एक ऐसा खेल है जिसमें हर दिन भी नहीं, मैं कहूंगी हर होल के साथ 18 होल का अगर है तो हर होल पे आपकी किस्मत बदल सकती है, हर होल पे आप आगे निकल सकते हैं, खास करके जब बहुत कम डिफरेंस हो आप में और लीडर में, और एक स्ट्रोक पे आपका गेम बदल सकता है। तो दूसरे दिन के बाद आप टॉप 10 में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अपने फॉर्म को ऐसे ही मेंटेन करना पड़ेगा अगर वो चौथे दिन तक जाके अपना टॉप 10 फिनिश जो है उसे बरकरार रखना चाहेंगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो अनिबार्न लाहिड़ी है उनका सफर और भी बेहतर होगा इस टूर्नामेंट में। बात करते हैं फुटबॉल की। प्रीमियर लीग फुटबॉल में आज साउथहैम्पटन में बर्नले को 3-2 से हरा दिया है और इसके साथ ही एक अन्य मैच में लिवरपूल ने आर्सेनल को 3-0 से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की है। 6ठे स्थान पर काबिज लिवरपूल ने 30 मैचों में 14 में जीत दर्ज की है और उसके 49 अंक हैं। वहीं 9वें स्थान पर काबिज आर्सेनल ने
30 में से 12 मैच जीते हैं और उसके 42 अंक हैं। साउथहैम्पटन 13वें स्थान पर है और उसने 30 में से 10 मैच जीते हैं, उसके 36 अंक हैं। बर्नले 15वें स्थान पर है और 8 जीत के साथ उसके 33 अंक हैं। तो अगर हम देखें तो बड़े दिलचस्प मुकाबले इसके चल रहे हैं और शीर्ष पर मैन सिटी है जिसने 31 अगर हम देखें तो मैच खेले हैं, जिसमें से 23 में उसे जीत का सामना करना पड़ा है और 5 मैच ड्रॉ रहे हैं, 3 मैच वो हारी है। बड़ा ही शानदार प्रदर्शन रहा है और अगर हम देखें तो 74 पॉइंट्स हैं और पिछले 5 मैचों में से 4 मैच ये जीत चुके हैं और शीर्ष पर हैं। दूसरे नंबर पर मैन यूनाइटेड है, इसके बाद लेस्टर सिटी और दूसरी टीमें हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। बिल्कुल, और पेप गार्डियोला की ये खासियत है कि वो कभी उस तरह से आपको लगता नहीं है कि बीच सीजन में चीजें बहुत ज्यादा चेंज करेंगे। तो उम्मीद है कि वो अपना मेंटेन करेंगे और वो जिस भी टीम के साथ रहते हैं उनके साथ ये होता है नॉर्मली कि अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक बारी मोमेंटम में आती है चीजें, तो फिर वो अपनी पकड़ छोड़ते नहीं है आसानी से, जब तक उनको बहुत ज्यादा पुश ना किया जाए या कोई और दूसरी टीम बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म ना करे। तो जिस तरह से चीजें जा रही हैं काफी खुश होंगे पेप गार्डियोला अपनी टीम के साथ और मैनचेस्टर सिटी की परफॉर्मेंस के साथ। हालांकि सीजन के एंड में बोला गया है कि उनके स्टार खिलाड़ी सर्गियो एग्वेरो छोड़ के जा रहे हैं, पर उसका इस सीजन से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो भी ये चाहेंगे कि जाते जाते वो एक जीत के साथ बाहर जाए। भारतीय रोवर्स पुरुष तीरंदाज टीम को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है। इसके अंतर्गत टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में लगे मुख्य भारतीय रोवर्स और पुरुष तीरंदाजों को पुणे स्थित आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में कोविड-19 की वैक्सीन की जो पहली डोज है उससे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक तैयारी है आगे ओलंपिक के लिए और हमारे खिलाड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम खिलाड़ियों को देख रहे हैं कि जो कोरोना की वजह से वो उनको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में या खेल बीच में छोड़ना पड़ रहा है। और इसी तरह से आईपीएल से भी अगर हम देखें तो 14वां संस्करण शुरू होने से पहले ही इस लीग पर कोरोना से संबंधित खबरें आने लगी हैं और दिल्ली कैपिटल्स के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव आए हैं और दूसरी ओर मुंबई में कोविड-19 के मामलों में तेजी हो रही है और वानखेड़े स्टेडियम के 10 कर्मचारी और प्रतियोगिता प्रबंधन से जुड़े 6 सदस्य भी पॉजिटिव आए हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है खिलाड़ियों के लिए बायो बबल में खेलना और बचे रहना इससे। देखिए, जहां तक वैक्सीन की बात है तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है, बल्कि अभी नहीं, काफी समय से, जब से वैक्सीन आई है तब से ये लगातार कहा जा रहा है कि कम से कम जो ओलंपिक्स के लिए जाने वाले हैं, जो या तो क्वालिफाई कर चुके हैं या बिल्कुल क्वालिफाइंग की कगार पे हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी में रख के उनको भी सबसे पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। ये लगातार आईओए की और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की भी मांग रही है कि उनके लिए वैक्सीन पहले से किया जाए। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये बाकी सबको भी देना चाहिए, बल्कि जितनी जल्दी ये जो क्वालिफाई कर चुके हैं उन लोगों को भी दें, उसके ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो क्वालिफाई कर चुके हैं उनका तो आपको पता है कि वो जाएंगे ही जाएंगे। तो ऐसे में उनको पीछे रखने का कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह से टोक्यो में सख्ती बढ़ रही है और जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस हैं आने के लिए लोगों की, ओलंपिक के एथलीट्स के लिए भी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है। जहां तक क्रिकेट की बात है तो मुझे लगता है जितनी फैसिलिटीज उनको मिलती हैं तो वो एडजस्ट कर लेंगे। इसमें एक नाम और मैं जोड़ना चाहूंगी, देवदत्त पडिक्कल का, जो भी पॉजिटिव आए थे आरसीबी के, पर उनका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है पीरियड, तो मेरे ख्याल से वो अपनी टीम को अब ज्वाइन करने वाले हैं एक दो दिन में। बिल्कुल, अक्षर पटेल को संक्रमण का शिकार होने के बाद अलग कर दिया गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने बयान में कहा है कि टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल को पॉजिटिव पाने के बाद जो है वो अभी अगर देखें तो पृथकवास में है, आइसोलेशन में है और अक्षर पटेल 10 अप्रैल को चेन्नई के साथ जो पहला मैच होने वाला है उससे नहीं खेल पाएंगे। और ऐसे में क्या कुछ कहीं ना कहीं एक हम ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली कैपिटल्स है उसको कहीं ना कहीं झटका है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना लंबा ये टूर्नामेंट होता है उसमें पहले 1-2 मैच तो आपको अपना कॉम्बिनेशन समझने में और चीजों को संभालने में लग जाता है। तो अगर अक्षर पटेल नहीं भी खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क उनको पड़ेगा, खासकर कि तब जबकि बाकी सारे ऑलरेडी बायो बबल से ही आ रहे हैं।
और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। उत्तर आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।